नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी को रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने का दोषी करार दिया है। उसने अडानी की गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। अदालत ने उसके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों को भी अपराधी करार दिया है। अडानी ने सोलर एनर्जी के ठेके के लिए 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भारतीय अधिकारियों को की थी। पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी और एक अन्य कंपनी से जुड़ा हुआ है। रिश्वत की पेशकश भारतीय और अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और अरबों रुपए लेने के लिए की गई थी। इसका उपयोग न्याय की राह में बाधा डालने के लिए भी किया गया। गौतम अडानी के अलावा जिन 6 और लोगों को दोषी ठहराया गया, उनमें विनीत जैन है, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ हैं। रंजीत गुप्ता है, जो कि अजूर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ हैं। फिर रूपेश अग्रवाल हैं, जो कि अजूर पावर में काम करते हैं। और फिर सिरिल कैबनेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के सिटीजन हैं। और सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, ये तीनों कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। इनके खिलाफ भी ये मामला, इन सबको दोषी ठहराया गया है। और अब इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी, ये भी समझने की बात है। लेकिन इस बीच खबर आई है शेयर मार्केट से, जहां अडानी के शेयर धड़ाम से गिर गए। तकरीबन 20% की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच अडानी कंपनी ने $600 मिलियन के बॉन्ड को रद्द करने की घोषणा भी की है। तो एक बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, उस समय तो लीपापोती हो गई थी। अब ये बाकायदा दोषी ठहरा दिया है अमेरिकी अदालत ने। यानी ये आरोप का मामला नहीं है, ये किसी रिपोर्ट का मामला नहीं है। अमेरिकी अदालत ने बाकायदा दोषी ठहरा दिया है। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें केंद्र सरकार क्या भूमिका निभाएगी, सेबी की क्या भूमिका होगी, और क्या अडानी के को प्रत्यावर्तित करने का भी मामला सामने आ सकता है, अमेरिका को सौंपने का, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है। इन सब मामलों पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा है, जिनका चेहरा आप ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे। वो इस समय एयरपोर्ट पर हैं और विदेश जाने की तैयारी में हैं। और हमारे साथ शीतल पी सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? ये कितना बड़ा भंडाफोड़ है, भंडाफोड़ क्या कहना चाहिए, कितनी बड़ी खबर है अडानी ग्रुप के लिए, अडानी के लिए? क्या ये अब सुनिश्चित करने वाला है कि अडानी जेल जाएंगे? डॉक्टर मुकेश, पहली बात तो आपको नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट और आपके श्रोताओं को नमस्कार। बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा हम सबको मालूम है कि लगभग 1.25 साल से चल रहा है, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है। और उसके बाद हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्विस अथॉरिटीज है, उन्होंने भी अडानी साहब की कंपनियों पे आरोप ही नहीं, एक केस स्विस कोर्ट में इसी तरीके की हरकतें करने के लिए एक कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है उसके सबूत के साथ। तो यानी कि अब ये दूसरी सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी जी की सारी स्थिति खटाई में पड़ रही है। और ये बहुत जरूरी था कि ये होना था, क्योंकि हम आप ये देख रहे हैं पिछले साल भर से कम कि माधवीपुरी बुश, सेबी मिल करके अडानी जी को बचा रहे हैं। और वो क्यों बचा रहे हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से सबको मालूम है, क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण है। मगर अब स्थिति ज्यादा खुलासे में आ गई। हम जरा सा केस के बारे में ठीक से और बात कर लेते हैं। ये केस बन कैसे रहा है? केस इस तरीके से बन रहा है कि अडानी जी की कंपनी रजिस्टर्ड है अमेरिका में, और क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट का पारित
किया हुआ एक लॉ है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके विरोध में कई अमेरिकी कंपनियां एक तरीके से खड़ी हुई थी कि भाई इसको काटो, क्योंकि भारत की और विदेशी कंपनियां तो घूस दे देती हैं और आपने हम पर ये इल्जाम लगा रखा है। तो अब आप सवाल करेंगे कि भाई ये अडानी जी पर कैसे लागू हो रहा है? अडानी जी पे इस वजह से लागू हो रहा है क्योंकि लॉ ये कहता है उनका, यूएस कांग्रेस का, कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर उनके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड में रजिस्टर्ड है तो वो हमारे लॉ के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसी के अंतर्गत ये चार्ज लगाया गया है। तो अब तो मामला ये इनका बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि इन्होंने कार्यवाही क्या की। आज तो मतलब सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार और हिंदुस्तान के अखबारों ने इसको कवर किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको कवर कर रहा है और वो ये बता रहा है, बड़ी रोचक बात पता चल रही है कि सोलर पैनल के लिए जो जिसपे हमारी सरकार का बहुत तवज्जो रही है, भाई रिन्यूएबल को हमें बढ़ावा देना है, और ये हमें मालूम है कि अभी तक चीनी कंपनियों से हम इनको इंपोर्ट कर रहे थे सोलर पैनल्स को, मगर जब एक बार निर्णय हो गया कि 20 गीगावाट हमको 4-5 साल के अंदर में खड़ा करना है अपने देश में, अच्छा विचार है, अच्छा उद्देश्य है, तो उसके लिए भारतीय कंपनी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इस सिलसिले से ये भी मैं आपको बता दूं कि टाटा सोलर भी इसमें उतर आया है, मगर इसमें सबसे पहली उतरने वाली बड़ी कंपनी भारत की अडानी थी। क्या ताज्जुब है इसमें, क्योंकि 2019 से ये प्रोजेक्ट की बात चल रही है और अडानी जी क्योंकि सरकार के इतने करीब है और ये सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, तो हमें ये याद है कि उनको सबसे पहले इन उद्देश्यों और इन निर्णयों के बारे में पता चल गया होगा। तो इस वजह से उनकी सारी तरकीब ये रही है डॉक्टर मुकेश, अडानी ग्रुप की, कि वो अपना पैसा नहीं लगाते, वो औरों का पैसा लोन लेकर के फिर निवेश करते हैं, और यहाँ पर निवेश की भयंकर आवश्यकता थी, तो उन्होंने अडानी ग्रीन को वहां पर रजिस्टर किया अमेरिका में, और वहां ये लोन एक डेट फ्लोट करना चाहते हैं, और फ्लोट कर भी दी और मोबिलाइज भी कर लिया पैसा। और उस मोबिलाइजेशन के लिए सवाल ये उठ रहा था कि उसके बाद इसमें निवेश होगा तो भाई जरूरी है कि शुरू में सोलर पावर महंगी होगी, और इन्होंने महंगी रखने के लिए भारतीय ऑफिसर्स को घूस दी। ये इल्जाम है। इल्जाम समझना आपके श्रोताओं को आवश्यक है। इल्जाम ये है कि एक अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी, चाहे वो भारत की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रजिस्टर्ड वहां है, इस वजह से फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो यूएस कांग्रेस का है उसके अंतर्गत आ जाती है। तो इन्होंने लगभग, अपने जैसे ठीक बताया, कि 2000 करोड़ के करीब घूस दिया, और उसमें से एक सज्जन को ही करीब 200 मिलियन डॉलर, जो लगभग 2000 करोड़ के आसपास ही इर्द गिर्द ही होता है, वो दिया गया। इसके बावजूद कि सोलर की रेट उस समय, सोलर पावर से बिजली जो बनने वाली थी वो ज्यादा थी, तो ज्यादा होने की वजह से इनको घूस देनी पड़ी कि भाई हम गलती से कहीं हमारा पत्ता कट न जाए। तो इस वजह से ये इन्होंने पूरी खेल खेला। अब इसी में ये फंस गए हैं ये, और भी कंपनियां फंस गई हैं इनसे जुड़ी हुई। जी डॉक्टर मुकेश, आप म्यूट हैं सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो शीतल जी, ये मामला अब केवल आरोपों का नहीं है, अमेरिकी अदालत में ये प्रूव हो गया है और अब आगे की कार्रवाई होगी। कितना बड़ा देखिए, शेयर बाजार तो लुढ़क गया, अडानी तो 20% से ज्यादा नीचे चले गए अडानी के शेयर।
क्या लग रहा है कि ये घोटाला कितना बड़ा अर्थक्वेक है भारतीय राजनीति में और भारतीय अर्थतंत्र में? पहले जो मटेरियल आ रहा है वहां से, उनके अनुसार एफबीआई ने जो प्रस्तुत किया है कोर्ट में, उसमें इनकी फाइलिंग है पीपीटी की सारी। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह के जो कागज यहाँ बने थे, जिसमें ये सब चीजें निहित थी, और इसके साथ इनकी अपनी फाइनेंशियल एक्सेल शीट्स हैं, जिसमें ये करीब 250 मिलियन डॉलर ब्राइब के क्रम में कब कब ट्रांसफर हुआ है, किस अकाउंट से हुआ है, ये सारे डिटेल्स हैं, डेट्स हैं, टाइमिंग है, सब चीज है। तो जो एविडेंस है वो बिल्कुल कॉन्क्लूसिव है, कहीं भागने छुपने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कर तो ये जो कुछ वहां किया इन्होंने, उससे कई गुना परिमाण में हमारे यहाँ हर जगह ये कर रहे हैं, हर स्टेट में है, हर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट इनसे रिश्वतें खा रही है, और हमारे तो खुद प्रधानमंत्री इनकी मार्केटिंग करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या इनका स्टेटस है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस पे आरोप है कि उन्होंने लगातार इनको फैसले इनके पक्ष में देके 50,000 करोड़ से ज्यादा के फायदे पहुंचाए। एक जज के ऊपर आरोप थे, मतलब लगाए गए थे रिकॉर्ड पे, हुआ कुछ नहीं, होता हमारे देश में कुछ नहीं है। और अभी भी अब ये तो मामला ओपन खुल गया है, जिसमें एक राज्य सरकार शामिल है और ये पैसे आए हैं, इसमें तुरंत भारत में मुकदमा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कैसे लीपापी पोती होगी अभी दिन भर। ये मामला सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित है, इसमें तुरंत आज भारत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब जब फैक्ट्स वहां की अदालत में रिकॉर्ड पे आ गया है, एफबीआई ने प्रस्तुत कर दिया है, उसके आधार पर सुनवाई होके कई बार में एक आदेश पारित हो गया है। लेकिन इसके रिपरकशंस ये है कि अब गौतम अडानी कम से कम यूरोप के किसी देश में यात्रा नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं जा सकते, अमेरिका तो सवाल ही नहीं है। सिर्फ अफ्रीका और जहां अभी नया रास्ता खोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, इन जगहों में भले घूम ले, इनमें भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे देशों से अमेरिका और अमेरिकन एजेंसी इनको उठा सकती है। तो एक तो ये खानाबंदी हुई। अब देखिए कैसे इस सबसे बचते हैं, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। वहां एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने वाला है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी के लास्ट से आ जाएगा, तो वहां क्या क्या जुगाड़ बैठती है पता नहीं अभी मुझे बहुत डिटेल्स उसके। लेकिन जो फैक्ट्स आ गए हैं, इससे तुरंत भारत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके आधार पर हमारी एजेंसियों को तुरंत काम करके वो डॉक्यूमेंट्स, चूंकि अब तो कोर्ट डॉक्यूमेंट है, हासिल किए जा सकते हैं तुरंत। हमारी एम्बेसीज को लिखना चाहिए कि तुरंत हासिल करके भेजें, उसके यहाँ किसको दिए गए पैसे, किस खाते में गए हैं, इन सबको पकड़ा जाए। ये सौदा किस रेट पे हुआ है, इतनी ब्राइब की वजह से प्राइस हाइक की गई होंगी परचेज के, चूंकि ये तो पावर स्टेट परचेज करती है, तो स्टेट परचेजिंग में वो गैप रखते हैं, 2 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचते हैं। यही सब तो ये लोग हमारे देश में है क्या? क्रोनी कैपिटल कोई प्रोडक्ट तो किसी ने बनाया नहीं है, सरकारों से मिलकर जनता को लूटना हमारे यहाँ का बिजनेस मॉडल ये है, सब ये गवर्नमेंट से मिलके जनता को लूटना। तो ये उसी क्रम में ये लूट हुई है, और ये तुरंत इस पर एक्शंस वगैरह होने चाहिए। अब डिटेल्स आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, सारी दुनिया के प्रेस में रिपोर्टेड है इस समय, जो रिस्पॉन्सिबल प्रेस है सारे दुनिया में। कल रात से ही अमेरिका में तो चूंकि कल रात में ही आ गया था, तो सुबह से हंगामा इस पे शुरू हो चुका है। भारत में तुरंत डिफेंस शुरू हो गई है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में ब्राइब दी है, बीजेपी स्टेट में नहीं दी है। अरे बीजेपी स्टेट में जो ठेके लिए उसमें बीजेपी स्टेट में दी है, जो नॉन बीजेपी वाला खुला है तो नॉन बीजेपी में दी है। अरे भाई देने वाला तो यही, इसी को तो बचा रहे थे तुम लोग, सब लोग इसी को तो सेबी से बचाया, कोर्ट से बचाया, और हमारे पूरे सिस्टम की सड़ाध नंगी हो गई है। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, थूक देने का मन करता है, चाहे इस पे कंटेम्प्ट हो जाए, मन कर रहा है कि बिल्कुल इन लोगों ने हद कर दी है। नहीं ऐसा मत कहिए शीतल जी, ये हमें अपने संसदीय भाषा में ही संवाद करना चाहिए। मैं ये शब्द वापस लेता हूँ। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी और आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। आशुतोष जी, ये तो अडानी और 6 अधिकारियों का मामला है, अडानी, उसके भतीजे और 6 अधिकारियों का मामला है। लेकिन जो 2029 करोड़ रुपए घूस जिन अधिकारियों को दी गई है, वो तो सारे लिंक मिल जाएंगे। अब तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। पता नहीं वो 100-200 कितने अधिकारी हैं जिनको घूस गई होगी और वो ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है, अकाउंट में गई होगी, उनको धरा जाना चाहिए तुरंत।
देखिए मुकेश जी, इस पूरे मामले में जो सबसे खतरनाक बात यह है कि एक आदमी जिसकी पूरी मिल्कियत 2014 के आसपास तकरीबन 40,000 करोड़ की थी, वो पिछले 10 सालों के में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हो जाता है और कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये दुनिया के किसी दूसरे देश में ये संभव ही नहीं है। ये कैसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट apparatus है, जो 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 उससे उससे मिली भगत का ही नतीजा है। इसके अलावा इसमें कोई दूसरा कोई मैथमेटिक्स लगता ही नहीं है। और हमारे हमारे देश के अंदर दरअसल करप्शन को इतने बड़े लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब उसको खुलेआम ब्रेजन तरीके से स्टेट की पैट्रनेज है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है कि अडानी के पीछे कौन है, अडानी को कौन सारे सारे ठेके दिलवा रहा है। आपको याद होगा कि श्रीलंका के में जो जो जानकारी आई थी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि मुझे तो ये कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेशर डाला है, इसलिए आप इनको दे दीजिए। आपको याद होगा इसी तरीके से राफेल के मामले में भी हुआ था, जब फ्रांस की एक में जब ये कहा गया था कि भाई हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। तो प्रश्न इसी बात को लेकर है। इस पूरे मामले में जो बात हमको भी बड़ी बुरी लगती है और शीतल जी को भी बुरी लगती है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि थोड़ा सा हमें अपना संयम जो है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब ये अमेरिका ने इनको पकड़ लिया है। और अमेरिका ने अगर एक बार पकड़ लिया है तो वो ना ट्रंप का किसी तरीके की दबाव उनके ऊपर काम करने वाला है, ना भारत के प्रधानमंत्री का दबाव उनके ऊपर काम करने वाला है। तो वो तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये साबित कर देंगे वो। हालांकि फिर भी मेरा कहना है कि अभी वो दोषी नहीं साबित हुए हैं, अभी तो सिर्फ अपराध आरोप उनके ऊपर लगा हुआ, कितने करोड़ का आपने घूस दिया है। तो वो इस बात को साबित कर देंगे कि दरअसल जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं हुआ है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही था। अब अगर आप इसको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जोड़ने की कोशिश करिए, जिस रिपोर्ट को सरकारी तंत्र ने पूरी तरीके से ट्रैश कर दिया, जिसको सेबी किसी लॉजिकल आशुतोष जी, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपने कहा कि अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये अमेरिका अटॉर्नी ऑफिस ही कह रहा है कि बिलियनियर चेयरमैन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एंड 7 अदर सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स indicted in connection with the scheme to pay hundreds of million। मतलब दोषी ठहरा दिए गए हैं। नहीं, दोषी नहीं हूं मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूं, हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो, लीगल इंटरप्रिटेशन कुछ अलग हो, लेकिन अभी ही हैज बीन चार्ज्ड। एक मिनट संतोष जी, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आशुतोष जो कह रहे हैं डॉक्टर मुकेश, वो बात सही है। इंडाइटेड का अर्थ अलग होता है, कन्विक्टेड का अलग होता है। रोचक बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो केवल इंडाइटेड नहीं है, वो कन्विक्टेड फेलन है। अभी अडानी साहब और उनकी कंपनियां और ये जो कैनेडियन फर्म है वो केवल इंडाइटेड है। केस शुरू होगा कोर्ट में, अब ये इस पे जिरा होगी और ये डिफेंस में जाएंगे। और एक इन्होंने काम किया है, आखिरी वाक्य एक अडानी जी ने अभी ही निर्णय ले लिया है और अनाउंस भी कर दिया है। घोषणा ये है कि जो हमने लोन लेकर के इन्वेस्ट करा था इसमें सोलर प्लांट्स में, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोन विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब जो वही हरकत कर रहे हैं जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उन्होंने जो यहाँ पर ये 20,000 करोड़ के आईपीओ इन्होंने भारत देश के अंदर देने की कोशिश करी थी, बेचने की कोशिश करी थी, उसी प्रकार की प्रक्रिया ये वहां शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो चल गया, वहां नहीं चलने वाला। जी वापस आपके पास। जी हाँ, उस संदर्भ में मैं ये कह रहा था कि अगर हमने कहीं ये कहा कि दोषी साबित हुआ तो आई थिंक वी शुड विड्रॉ दैट स्टेटमेंट और हमें उस पे अपनी तरफ से भूल सुधार करनी चाहिए। तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अभी उनके ऊपर आरोप लगा है। अब उनसे जो एजेंसीज हैं वो चाहेंगी कि गौतम अडानी को अमेरिका में पेश किया जाए उनके एजेंसीज के सामने, जहां उनसे पूछताछ होगी, जहां विटनेसेस होंगे। और अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया चलती है, वो आराम से छोड़ने वाले लोग नहीं है। वो हिंदुस्तान नहीं है कि आप 10 लोगों को घूस दे के अदालतों को प्रभावित करके और एजेंसीज पे दबाव डाल के आप अपने मनमाफी फैसले कर, वो वहां नहीं होता है। वहां पे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, वहां एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस बहुत पावरफुल है। तो महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जो अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की के रिपोर्ट में जो पहली बार खुलासा हुआ था और तब
ये बार बार कहा गया था कि दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में तमाम वो लोग जो नरेंद्र मोदी को या अडानी को दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ी ताकत के तौर पर नहीं उभरते हुए देखना चाहते हैं, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो पिछले सालों में कथित तौर पर बहुत बेहतर हुई है, उस ग्रोथ से वो लोग जलते हैं और उसको वो कमजोर करना चाहते हैं। तो ये उस पर पहली चोट जो हिंडनबर्ग की तरफ थी, जिन्होंने अंडरलाइन किया था कि दरअसल कहीं ना कहीं अडानी की ग्रोथ के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको याद होगा सत्य हिंदी तब भी लगातार ये कह रहा था, हम ये नहीं मानते कि अडानी ने गड़बड़ी की या नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की या भारत सरकार ने गड़बड़ी की या सेबी ने गड़बड़ी की, लेकिन अगर कहीं आरोप लगे हैं तो उसकी निष्पक्ष तरीके से, ईमानदार तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच पड़ताल नहीं हुई। यहां तक कि अदालत के सामने भी जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक डेड एंड पे पहुंच गए हैं और हम इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंड यूजर है कानून के मुताबिक आपने वो कानून ही बदल दिया था। जब वो कानून बदल गया तो एंड यूजर कौन था, पैसा किसके पास गया, कौन लाभान्वित हुआ, वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो कानूनी तौर पर एक तरीके से उसको जामा पहना दिया गया था। और उसके बाद अब जब सेबी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जब माधवी बुच पर लगातार आरोप लग रहे हैं, तो उसको भी अंडर द कारपेट डालने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी एक श्रृंखला है और इस पूरी श्रृंखला में अब जो ये नेक्सस की बात की जा रही थी सरकार और अडानी के बीच का, वो नेक्सस भी खुलकर सामने आना चाहिए, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगा रहे थे, अब उसमें भी काफी हद तक सच्चाई सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब जैसे कि पिछले इस चुनाव के अंदर धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, तो ऐसा कोई चीज नहीं जहां पे कि अब सवाल नहीं खड़े होंगे, चाहे वो धारावी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी और तरीके का प्रोजेक्ट हो। नहीं, हर प्रोजेक्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में सवाल खड़ा हो रहा है, श्रीलंका में सवाल खड़ा हो रहा है, केन्या में सवाल खड़ा हो रहा है, अमेरिका में सवाल खड़े हो रहे हैं, हर जगह। और स्विट्जरलैंड का भी बताया। गिरीश जी, ये अडानी के साम्राज्य के लिए कितना बड़ा झटका है, कितनी बड़ी चोट है ये अमेरिकी अदालत में इस तरह के अभियोग लगना? डॉक्टर साहब देखिए, पहले तो ये है, हमारे पुराने बॉस बैठे हुए आशुतोष जी, 12 साल पहले हम लोगों ने हेडलाइंस टुडे में एक स्टोरी करी थी, द डीकोडिंग ऑफ अडानी मॉडल। उस वक्त हम लोग हिंडनबर्ग जितने बड़े नहीं थे, लेकिन उसमें हमने पूरा ये सिस्टम दिखाया, क्योंकि हम लोग लोकली प्लेस थे। उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि 1998 के 26 मई को अडानी पोर्ट बनता है, तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वो 5 साल तक मरते रहे, उनके पास एक शिप आई थी 7 अक्टूबर को, छोटी सी टैंकर, तब नहीं थे। 2001 में मोदी जी के सीएम बनने के साथ एक कंसेशनल एग्रीमेंट होता है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, और ये पोर्ट एक्टिवेट होता है। 2006 में 6000 एकड़ जमीन जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की और आसपास की थी, वो दी जाती है कोड़ियों के भाव में। शायद कभी राहुल गांधी ने बताया था कि एक टॉफी दो और एक कर लो, दिस वाज इन दैट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद 568 2007 में और एक जमीन दी जाती है। उस टाइम पे ये गुजरात अडानी पोर्ट था, क्योंकि लैंड गुजरात की ओन थी। लेकिन 2002 में सारा मामला बदल जाता है, मोदी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पहला आईओसी का सिंगल पॉइंट मूरिंग बॉय पड़ता है। आईओसी का टर्मिनल कांडला में है, जो मुंद्रा से कम 40-45 किलोमीटर दूर है। तो कांडला को फैसिलिटी नहीं दी जाती है, जो इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट था। ये आप देखिए, पूरा गेम जो है वो बहुत इनिशियली से ही चल रहा था, लेकिन उस वक्त कोई सुन नहीं रहा था, हम लोग जब बोल रहे थे। फिर आप देखिए MICT बनता है, SEZ बनता है। इसमें अभी जो है, ये आप नहीं बोल सकते हो कि हिंडनबर्ग तो कोई प्राइवेट है या शॉर्ट सेलर है जिसका एडवांटेज है। दिस केस इज बीइंग फाइल्ड बाय यूएस अटॉर्नी ऑफिस इन न्यूयॉर्क, और उसने जो एविडेंसेस दिए उसमें लिखा है कि टेलीफोनिक टॉक जो हो रही थी सागर अडानी के साथ, उसमें उन्होंने डिलीट करने की कोशिश की है, जिसमें डीलिंग कंफर्म की जाती थी, आपको पैसा मिला या नहीं मिला। ये 5 आईज बिल्कुल आप पे नजर रख के बैठी हुई थी, आप रिकॉर्ड पे थे, आपको ऐसा लगा इंडिया की तरह सारा कुछ नष्ट कर देंगे, रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है। अभी आप देखिए, इसमें जो इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि दे हैव चीटेड द अमेरिकन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। आपको बता दूं, 16-17 में पहले ये गेम शुरू हुई थी। 3400 करोड़ रुपया फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में इश्यू हुए थे फॉर फंडिंग SEZ प्रोजेक्ट। ये वो पैसा आया है जिसका बाद में कुछ हिसाब किताब नहीं था। 1000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू होते हैं। ये सारा पैसा आने के बाद उनको वो बताया गया कि बहुत बड़ी कंपनी है, वहां से मैनिपुलेशन ऑफ प्रोफाइल शुरू होता है, चैनलें ली जाती हैं, अच्छे रिपोर्टर थे उनको घर भेज दिया जाता है ताकि उनके भगत बैठे, और वो ये करते रहे हमेशा। रिसेंटली आप देखिए, जैसे ही हिंडनबर्ग के बाद गिरता है तो अभी वो इमीडिएट मार्केट प्लेयर आ जाते हैं। माधवी बुच जी का आशीर्वाद था तो सडनली और 4-5 प्रोजेक्ट बता देते हैं कि अभी और ग्रो कर रही है कंपनी।
2 दिन पहले ये शक होने से suddenly they say कि भाई अंबुजा सीमेंट which has been taken by Adani is now going to buy the biggest conglomerate in Germany. अब 140 मेट्रिक टन का उसको ही आ जाएगा। तो ये आप मार्केट फ्लोट करने के लिए नीचे से जो आप ये स्कैफोल्डिंग लगा रहे थे वो अब टोटल कोलैप्स हो गया, क्योंकि ये फेडरल ने इश्यू किया है। आप इनको नहीं बता सकते हो कि ये बोगस है। तो थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट। लेकिन इसमें फियर फैक्टर एक ही है कि 1 महीने 3 महीने पहले जो सेबी और आरबीआई बोल रहे थे कि 75% ऑफ द प्लेयर्स इन शेयर मार्केट आर गैम्बलर्स। सर, हिंडनबर्ग के बाद 7 से 8 ऐसे इश्यू सिर्फ बॉम्बे में हुए थे कि वो स्मॉल जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो क्या ये दूसरा अरशद मेहता होने जा रहा है? दिस इज अ बिग वन। अब क्या होगा? व्हाट इज गवर्नमेंट टेकिंग द क्वेश्चन, उस पे शायद हमको फ्यूचर में डिस्कस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। शीतल जी, ये अब कितना बड़ा दबाव है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के पर और मोदी जी पर, क्योंकि अभी तक जो अंदर खाने जो हो रहा था हिंदुस्तान के अंदर उसको मटिया रहे थे। अब क्या होगा? अब इसको कैसे निपटाएंगे? अब देखना है कि सीबीआई कब मुकदमा इस पर दर्ज करती है। ये तो फैक्ट सब पब्लिक डोमेन में है कि इतने की ब्राइबरी दी गई, इस माध्यम से दी गई, रिकॉर्ड उपलब्ध किए जा सकते हैं। अब देखना यही है, सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि ये तो नॉन बीजेपी स्टेट को घूस दी गई है। देखिए भ्रष्टाचार सब दूसरी जगहों पे हो रहा है। बीजेपी की राइट विंग प्रोफाइलें शुरू हो गई हैं ये डिफेंस करने में। लेकिन सवाल ये बनता है कि सीबीआई और ईडी किसके हाथ में है? वो ईडी जो सपने में लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, और वो सीबीआई जो ऐसे मामलों में आजकल बहुत एक्टिव नजर आती है। अभी उसने इलेक्शन वाले मामले में तुरंत एफआईआर, ये जो एक एआई जनरेटेड वार्तालाप सुप्रिया सुले और इसका दिखाया गया था, उस पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी अगले ही दिन। इस पे कब शुरू करेगी ये देखना है। अब देखने वाली बात यह है कि अब सीबीआई कितनी जल्दी इस पर मुकदमा दर्ज करती है, कागज मंगाती है, और कितनी जल्दी ईडी जो है अडानी साहब के छापा मारने और कागज बटोरने पहुंचता है। ये देखने का वक्त है, और ये बताएगा कि जो सरकार की मिली भगत जो सबके सामने जगजाहिर है, वो कितनी देर इसको कैसे बचाती है। बिल्कुल। अगर ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है या कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑफिशियल के नाम तो अब उस सूची में आ ही गए होंगे, वो जिनको ये ऑफर की जा रही थी, आशुतोष जी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस सूची को हासिल कर तुरंत मुकदमे दायर करे, गिरफ्तारी शुरू हो। अगला कदम तो यही बनता है। कर रहे हैं आप मुकेश जी, सुबह सुबह इतना बढ़िया मजाक मत करिए आप प्लीज हमारे साथ। आप अगर ऐसा मजाक करेंगे तो फिर तो मैं तो हार्ट फेल ही हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं। आप उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मामले में किसी तरीके का कोई एक्शन लेगी? आप उम्मीद करते हैं? जिन जिन लोगों ने अडानी और नरेंद्र मोदी का जिक्र करने की कोशिश की है, या तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे दिखाई पड़े। संजय सिंह का मामला क्या है, महुआ मोइत्रा का मामला क्या है, और राहुल गांधी का मामला क्या था? आपने देखा ना। आप तमाम पब्लिक ओपिनियन बनने के बावजूद भी महुआ जो माधवी बुच है उनको किस तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने तो पूरी ताकत लगा दी, कहीं कोई जुम्बिश हो रही है क्या? कोई जुम्बिश नहीं हो रही। तो मुझे भी इस बारे में किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई जुम्बिश होगी। हाँ, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए, मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाए, तो अभी धड़ाधड़ ईडी भी आ जाएगी, सीबीआई भी आ जाएगी, और उसके बाद पुलिस वाला भी आ जाएगा, और लाठी ठेकते हुए कोई कांस्टेबल भी आ जाएगा, और हमको और आपको कॉलर पकड़ के बाहर ले जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हो गया, उसमें क्या आरोप लगे? आरोप यही लगा ना कि ये गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच गए थे। क्या पैसे को लेकर किसी तरीके कोई ईडी ने जांच पड़ताल की? भाई वो सोर्स ऑफ मनी कहां से थी? 9 लाख रुपए कहां से आया? उनके जो गाड़ी में जो सूटकेस था उसमें कहां से पैसा है? जब तक इन सब चीजों की जांच आप या तो कस्टडी में लेकर करिए या बुला के उनसे पूछताछ करिए, तो वैसा तो होता नहीं। हाँ, लेकिन अगर बिटकॉइन का कोई मामला आ जाएगा, पक्ष का कोई नेता इन्वॉल्व होगा, तो आप देख लीजिए, जैसा कि शीतल जी ने कहा, मैं उनकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। तो मुझे इस बारे में कोई उम्मीद नहीं है। अब एक मेटा नैरेटिव चलेगा और उसमें यह कहा जाएगा कि देखिए किस तरीके से सोरोस की पूरी टीम लगी हुई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत के में जो हिंदुत्व का जो उभार हो रहा है और जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, दुनिया जो नरेंद्र मोदी को गले लगा रही है और एक नए सुपर पावर की तरफ देख रही है, उसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करके अडानी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह नैरेटिव आएगा पिछले दिनों,
और आया था और अब फिर आएगा नैरेटिव। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें किसी तरीके की कोई जांच भारत के अंदर होगी। आप देखिए 3 बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं पिछले दिनों आए। पहला मामला है जो कनाडा की सरकार ने अमित शाह का नाम लिया था और वो उसको रबिश कर दिया गया पूरी तरीके से। लेकिन अमेरिका ने के कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको लेके, और उसमें भारत का एक आदमी जो है उसको उन्होंने एक्स्ट्राडाइट करके अपने यहाँ बुला लिया है। और तो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ नोटिस, अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की मांग कनाडा के अंदर, और अब अडानी अमेरिका के अंदर। ये जो कहानी है ना, ये कहानी जिस दिन खुलकर सामने आएगी उस दिन इस देश के लोगों की आंखें खुलेगी। मैं शीतल जी की भावनाओं से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको अपनी तरीके से बातों को रखें, बस। जी, तो गिरीश जी, मैंने एक सवाल आपसे पिछली बार किया था, उसका जवाब आपने दिया नहीं। ये कितना बड़ा झटका है अडानी साम्राज्य के लिए? मोदी के लिए झटका है, वो तो दिखता है, वो झटके से उभरने के अपने तरीके हैं उनके, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको? किस तरह से अडानी इसको डील करेंगे, या मोदी जी डील आर्थिक करेंगे? क्षेत्र में तो आप भूचाली समझ लीजिए इसको, क्योंकि शेयर मार्केट का तो जो रेट हम लोग देख रहे हैं क्या पोजीशन है, ये एफडीआई का जो कॉन्फिडेंस हिल गया है, उससे अभी आप वो एक्सपेक्ट करिए कि वो एक लाइन बंद हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि अभी आगे के जो प्रोग्राम्स थे, जो आप 2 दिन से नैरेटिव दे रहे थे कि बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जर्मनी में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वहां से पैसा आएगा, दिस इज ऑल गोइंग टू गेट कोलैप्स। अब कब तक इनको खींच पाते हैं? इसमें और एक मुद्दा मैं आपको ऐड कर दूं कि 2 आदमी हैं, दैट इज सौरभ अग्रवाल एंड दीपक मल्होत्रा, दे आर फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब उनको वहां धरा जाएगा और वो पोपट की तरह बोलेंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप नेगेटिवेट कैसे करोगे? और द केस, ये करप्शन का केस इंडिया के लेवल पे नहीं है, आपने पैसा दिया नहीं दिया आप नहीं बताओगे, लेकिन वहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा आपने फौज किया है, आपने चीट किया है, आपने मार्केट को फ्लोट करने के लिए गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो वहां पर उनकी पार्टियों पे जो केस है, तो दैट विल, तो उसमें अगर आप पार्टी टू डिस्प्यूट हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप पे वारंट इश्यू हो सकता है, क्योंकि वहां पर चंद्रचूड़ साहब नहीं बैठे हुए हैं। जी, आप में कुछ कहना चाहते हैं? जी शीतल जी। अब डिटेल्स ये आ गए हैं कि अमेरिकन जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया उस आदेश में, पूरा डिटेल ये भी है कि इन्होंने सेबी को और भारतीय बाजार को झूठी इंफॉर्मेशन दी। मतलब यहां जो चीज को छुपाया जा रहा है वो विदेशों की जांच में वो भी कोर्ट के कागज में पक्के होके लिख दिया गया पूरे पैराग्राफ में कि इन्होंने यहाँ के ही लोगों को नहीं चीट किया, अपने यहाँ के भी इंस्टीट्यूशंस को चीट किया है। तो अब जब ये पूरी तरह से रिकॉर्ड पे आ गया है, एक कोर्ट के रिकॉर्ड पे है, हमारे यहाँ नहीं सही दूसरी जगह, तो अब सीबीआई क्या करेगी, सिर्फ सेबी क्या करेगी, अब ये देखने वाला है कि बुच क्या करेंगी अब, जब इतनी चीजें साफ साफ आ गई हैं और इसको सारी दुनिया अब हमारे मुंह पर वापस कर रही। जी गिरीश जी, अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो ये एक देखिए, वहां पे एक फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है और उसमें एफबीआई इज आल्सो द एप्लीकेंट, उन्होंने पूरे जो डिटेल्स दिए हैं, तो ये हियर एंड से नहीं है, ये बाकायदा आप पे ट्रैक रखा जाता था, आपने किस किस से बात करी, अगर जरूरत पड़ी हिंडनबर्ग जैसे सेकंड टर्म में सेबी में माधवी बुच का नाम निकाल के ऑथेंटिकली बाहर आ गया था। इसमें यही होगा कि आपका फोन ट्रेस हो रहा था, आपने किस किस अधिकारी से बात करी थी, उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, उसका शॉर्ट मेंशन है कि सागर अडानी ने उसको डिलीट मारा है, लेकिन दे हैव द प्रूफ, उन्होंने एक्सेल शीट भी दे हैव रिकवर्ड, तो उनके पास जो उन्होंने दिया है वो पूरा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करी होगी, क्योंकि फेडरल यूएस अटर्नी है वो, इसने ऐसे ही कुछ ईयर से नहीं करा होगा। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, और आपकी बाजार को तो अब रिकवर करना, आप समझ लीजिए कि हर्षद मेहता का पार्ट 3 भी शुरू होने की तैयारी में है। जी आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इसमें कोई भूमिका अदा कर सकती है बचाने में मोदी अडानी को? देखिए, कोशिश जरूर की जाएगी और कोशिश बड़े ऊंचे पैमाने पर होगी, लेकिन बच पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भारत के इंस्टीट्यूशंस, भारत के संवैधानिक संस्थाओं में काफी हद तक घुन लग चुका है, वो कमजोर हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां गायब हो चुकी है। हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।
उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि जो कुछ भी देखने में आया पिछले 8-10 सालों में वो बहुत ही निराशाजनक है, और उसको देखकर भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत दुख भी होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर अभी भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बहुत पावरफुल है। अभी आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही जैसे वो कार्यभार संभालेंगे, वहां के इंस्टीट्यूशंस ने पिछली बार भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए थे। वहां के प्रेस है, वहां की जो जब डोनाल्ड ट्रंप ने गलत आदेश देने की कोशिश की तो वहां के जो विदेश मंत्रालय के कम से कम 100 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। तो वो और इसीलिए अमेरिकन जो सिस्टम है वो काम करता है कि कोई भी राष्ट्रपति से कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्थाएं अपना काम करती हैं। तो संस्थाओं के ऊपर दबाव डालना वहां के राष्ट्रपति के लिए भी बहुत मुश्किल है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के नक्शे पर दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हो सकता है, लेकिन वो अमेरिका के अंदर सबसे पावरफुल आदमी नहीं होता है। वो अमेरिका के अंदर वो 50 राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका उसकी होती है, इससे ज्यादा की भूमिका उसकी नहीं होती है। अगर अब कांग्रेस वहां पे चाले या सेनेट अगर कोई चाले तो अमेरिका का राष्ट्रपति सर पटक के मर जाएगा, वहां कुछ नहीं होगा। और इस तरीके के डेडलॉक्स वहां पे होते हैं, तो इसलिए दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पे खुलकर भारत सरकार का या अडानी का पक्ष भी नहीं ले सकते हैं। ये भी अपने आप स्पष्ट होगा, अगर वो लेंगे तो फिर उनकी प्रेसिडेंसी पर भी गलत सवाल खड़े हो जाएंगे, और फिर जो ये कहा जा रहा है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर भी सवाल खड़े होंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से कोई दबाव काम आएगा। अब अगर भविष्य में कोई मिरेकल हो जाए तो बात बिल्कुल अलग है, उसके बारे में तो खैर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अंतिम टिप्पणी शीतल जी, ये जो डीप स्टेट की बात की आशुतोष जी ने, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो उसे डीप स्टेट का नाम दिया गया। सोरोस का नाम अक्सर जोड़ दिया जाता है कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ। क्या ये नरेटिव अब इतने सारे तथ्य आने के बाद भी लोगों को रुचेगा, लोग उस पर भरोसा करेंगे? देखिए, जो लोग जहर से पीड़ित हैं उनके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो एक इस तरह से उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, वो तो वही बात करेंगे, चाहे जो कर दीजिए आप, चाहे जो तथ्य ला दीजिए, सजा दे दीजिए, उसके बाद भी वो वही बात करते मिलेंगे। तो वो सेक्शन से तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक 20-25% ऐसा सेक्शन है जो न इधर है न उधर है, जो तथ्यों पर कुछ न कुछ, इधर से तथ्य आते हैं तो इनको देख लेता है, उधर से तथ्य आते हैं जो उनको देख लेता है। उसमें इसका असर पड़ा है और इसीलिए शेयर धड़ाम हो रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी बात में, और रियलिटी जो है हमेशा ताकतवर होती है, ये जो शेयर है, एक भी शेयर इनका कोई आज खरीद नहीं रहा है, 100 का हर आदमी बेच रहा है सिर्फ। ये तो इतने, चूंकि सब पे वो लगा रहता है, एक लॉक लगा रहता है, एक सीमा के बाद वो बिक नहीं सकते, नहीं तो आज 50-60% धड़ाम हो जाते हैं। वो हो नहीं सकता उतना, वो मार्केट का एक तरीका होता है, जितना हो सकता था हो गया, क्योंकि इनके सारे शेयर इस समय सेल पे लगे हुए, कोई शेयर इनका खरीद नहीं रहा, हर आदमी सेल सेल सेल। तो ये विश्वास का संकट तो आ गया है, सबूत ये है। और ये शेयर किसके पास है? मिडिल क्लास लोगों के पास है। इस देश के वो राशन पे जीने वाले 82 करोड़ लोगों के पास थोड़ी शेयर है, और उसके बाद भी 20-25 करोड़ लोग और हैं, तो 110 करोड़ लोग तो इस सारी कवायद से बाहर है। कुल 20-25 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, ये उसी के बीच की कसरत है। तो वो यही वो वर्ग है जो इनके लिए थाली घंटा बजाता रहा है। तो उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा घबरा गया है, भागा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बड़ी घटना पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।